हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हर्षीन ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सू सेंट मैरी में सू कॉलेज के दो स्टूडेंट्स से जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, जगदीप और अर्श। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस सब स्टूडेंट्स के, इंडिया से प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, दे वांट टू नो अबाउट हाउसिंग, जॉब्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही सवाल है कि सू सेंट मैरी में जॉब्स नहीं है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि जॉब्स हैं, नहीं है, हाउसिंग मार्केट क्या है, गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी है, मंथली खर्चा क्या है, क्या हिसाब किताब है। तो चलिए जानते हैं जगदीप और अर्श से कि ये लोग कब आए कनाडा में, सू सेंट मैरी में, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, और आपका सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल कि यहाँ पे जॉब्स हैं नहीं है, इन लोगों ने कौन सी जॉब्स करी, और जो भी आपके क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले अर्श, जगदीप, अपना ब्रीफ बैकग्राउंड बता दो, आप लोग कहाँ से हो और कब आए सू सेंट मैरी कनाडा में। So hi, my name is Arshpreet Singh and I belong to Punjab, Mohali, and I came to Sue St. Mary in December 2019. My intake was January 2020 and I came to Canada after completing my secondary education in non-medical stream, and I chose 2 years program in mechanical engineering at Sue College. Hello everyone, my name is Jagdeep Singh and I came here in December 2019. And I am from Ambala, Haryana, from India, and I did Bachelor of Commerce from India, and right now I did supply chain management, and right now I am doing project management, which is a 1-year course. तो आप लोगों की कितनी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, कितने महीने बचे हैं अभी सू में? तो मेरा प्रोग्राम सिर्फ 2 साल का था, इसलिए मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में हूँ, 4th सेमेस्टर में, और मेरी पढ़ाई सिर्फ 3 महीने की बची है। अच्छा, जो कि मेरा फर्स्ट कोर्स था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि 1 साल का था। उसके बाद मैंने चूज किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड जिसमें मेरे अभी 2 मंथ्स बाकी है। तो अब ये बताओ कि आप लोगों को जब आप आए थे यहाँ तो जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगा, और फर्स्ट जॉब क्या करी थी आपने? जब मैं कनाडा आया था सू सेंट मैरी में, उस साल स्नो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन मैंने 3 महीने तक ट्राई किया जॉब ढूंढने के लिए, और फिर लास्ट में मुझे अप्रैल में जाकर जॉब मिल गई थी। लेकिन उससे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए भी काम किया था, और यहाँ पे एक फार्म है थॉमसन स्ट्रॉबेरीज, वहाँ पर भी काम किया था। मैंने वॉक इन रिज्यूमेस भी दिए थे, और इंडीड पे भी अप्लाई किया था, और कई जगह पे रेफरेंस से भी अप्लाई किया था। ठीक है, और जो पे थी आपको थॉमसन फार्म और वहाँ पे मिल रही थी, मिनिमम पे मिल रही थी जो ओंटारियो में है 1425 पर आवर? ठीक है, एंड ये कितना था, लाइक 20 आवर्स पर वीक, पार्ट टाइम? यस। ओके, जगदीप? मैं जैसे कि दिसंबर 2019 में आया था, तो मैंने जनवरी में पूरा जॉब सर्च किया यहाँ पर पूरा। तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी यहाँ पर मेरी वुड फैक्ट्री में थी एज ए जनरल लेबरर, एंड जिसमें मेरी मिनिमम वेज थी $15 पर आवर। आफ्टर दैट मैंने सिक्योरिटी में जॉब चूज़ की, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी जॉब है जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है, और जिसके रहते हम स्टडी भी वेल कर सकते हैं अपना। तो क्यों ऐसा आपको लगता है कि सिक्योरिटी जॉब बेस्ट है? एक तो कोई इसमें हार्ड वर्क नहीं होता। अच्छा। सिर्फ आपको जो भी आपको साइट या आपको जो भी काम दिया जाता है वो इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता, तो साथ के साथ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई भी देख सकता है और अपना जॉब भी देख सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के कोर्स की फीस कितनी थी? और काफ़ी लोगों का, काफ़ी स्टूडेंट्स जो भी सू कॉलेज अलगोमा यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि हम लोग इतना लाइक कमा लेते हैं 20 आवर पार्ट टाइम जॉब में कि नेक्स्ट ईयर की फीस कॉम्पनसेट कर सकें। तो फीस वगैरह के बारे में थोड़ा शेयर करो। तो जब मैं कनाडा आया था, फर्स्ट ईयर की फ़ीस मैंने इंडिया से ही पे की थी, जो कि $16,500 थी, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हमें स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक ये स्कॉलरशिप देते हैं, वेलकम स्कॉलरशिप टू कॉलेज, समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स $500। आई अप्लाइड फॉर दैट, एंड उसके बाद अगर आप हर सेम में अपने ग्रेड्स अप रखते हो, लाइक for GPA, then they pay you $500 again, and I again applied for that. So I got like $1,500 for scholarships in row for first. $1,500 for first year? No, for first semester 500, and then in the row for third semesters.
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि कोविड के दौरान ओंटारियो की गवर्नमेंट ने जो स्टूडेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं काम करने वाली कि 20 घंटे ही करने हैं एक हफ्ते में, वो हटा दी थी। और इसके लिए सब बच्चों ने 20 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त 2020 तक फुल टाइम कर सकते थे। जाती है तो अच्छा। और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते तो फीस निकल जाती है। और इसके अलावा कोविड के दौरान भी कॉलेज ने एड प्रोवाइड की थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो उससे में से मुझे $1200 मिले थे। ठीक है। तो मैंने अपनी दोनों सेमेस्टर्स की फीस निकाल ली थी यहाँ से इंडिया से। जैसे कि मेरा फर्स्ट कोर्स था प्रोजेक्ट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सॉरी, तो उसकी मैंने इंडिया से पे करी थी, जो कि $17,200 थी। और वो मैं जैसे कि अब मेरा सेकंड कोर्स है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसकी भी सेम फीस ही है 17,400, जो कि मैंने यहाँ पर जॉब के दौरान मैंने सैलरी अर्न करी थी, तो मैंने पे कर दिया उसको। सो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट अगर 20 आवर भी यहाँ पर जॉब करता है तो अपनी फीस निकाल निकाल सकता है। तो सू कॉलेज का यहाँ पे मेन कैंपस है और एक कैंपस ब्रैम्पटन में भी है, तो काफी सारे बच्चों का डाउट रहता है ब्रैम्पटन कैंपस बेटर है या सू कैंपस बेटर है, किधर आना चाहिए, इस पे आप लोग क्या बताओगे? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सू कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो सू सेंट मैरी में ही है, और ये टोरंटो कैंपस और ब्रैम्पटन कैंपस से बड़ा भी है, और यहाँ पर कोर्सेज भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो बच्चों के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है। और जो ब्रैम्पटन वाला कैंपस है वो छोटा कैंपस है और वहाँ पे ज़्यादा इतनी ऑप्शंस नहीं है। ठीक है। तो अब एक बात और बताओ कि जब आप लोग आए थे, आपने इंडिया से ही अपार्टमेंट वगैरह लीज पे ले लिया था या यहाँ आकर अपने ऑप्शंस ढूंढे? और घर ढूंढने में, अपार्टमेंट ढूंढने में कितना टाइम लगा? बिकॉज काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन है कि लोग उनको बोलते हैं कि घर ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, कभी बार 2-2 महीने, 6-6 महीने, तो इतना टाइम लगता है या नहीं लगता? आप लोगों को कितना लगा? तो जैसे ही बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल जाता है ना, तो वैसे ही कॉलेज वाले बोलते हैं उनको एक आईसेंट ऐप है कि वहाँ पे रजिस्टर करें। तो अगर आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो तो कॉलेज स्टूडेंट यूनियंस एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनके पास हैं, तो वो प्रोवाइड करवा देते हैं अकोमोडेशन। और जैसे कि मेरे यहाँ पर रिलेटिव थे, मेरे सिस्टर रहते थे यहाँ पर, तो मैं उनके पास ही आया था डायरेक्टली यहाँ पर, जो कि उन्होंने एक हाउस ले रखा था, उसका अराउंड $300 पर मंथ आता था रेंट, और जो कि पी पैच में है आता है। और एज कम्पेयर टू डाउनटाउन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा एरिया अच्छा वाला है। तो हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और हम 5 लड़कों ने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो शेयरिंग में 250 के आसपास रेंट पड़ता है, जिसमें बिजली और गैस सब कुछ इंक्लूडेड है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि गाड़ी तो यहाँ से मिल जाती है। जो मेन थिंग है, जो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे मैटर करता है। तो कोई भी आप एजेंसी में जाते हो, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो आपके फाइनेंस आपका करते हैं गाड़ी का। सो मेन यहाँ पर मैटर है आपका क्रेडिट स्कोर। सो सेंट मैरी में यहाँ पर मोस्टली दो एजेंसीज हैं, हुंडई एंड दी टाटा मोटर्स। सो दोनों ये स्टूडेंट्स को गाड़ियाँ प्रोवाइड करती हैं, इनका फाइनेंस करती हैं। सो मोस्टली यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास या तो हुंडईस की गाड़ी है या फिर टाटा की गाड़ी है, लाइक सोनाटा, इलेंट्रा एंड क्रोला, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर अगर हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, जैसे ये हुंडई या टाटा मोटर्स की, तो इंश्योरेंस प्लस आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी जाती है $700 to $1,000 के बीच बीच। ग्रोसरीज का यहाँ पे अगर आप पूरा दिल खोल के खाते हो, अपना इंडिया वाला भोजन और सब कुछ मिलता है यहाँ पे, जैसे फूड बेसिक्स मेट्रो में। और वहाँ पे उन्होंने अलग से इंडियन ग्रोसरीज के काउंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे सब मसाले मिलते हैं वगैरह। और गुजरात का खाना, पंजाब के रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पराठे, सब कुछ मिलता है। और सब कुछ मिला के महीने का ज़्यादा से ज़्यादा $200 होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने बंदे रहते हो, कितनों में शेयर करते हो।
लेकिन हम जैसे 5 बंदे रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा $100-150 आ जाता है सबको। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे हम 3 लोग रहते हैं एक घर में, तो $100, $100 to $150 तक पर मंथ आ जाता है। सबसे अच्छा होता है PNP, प्रोविंशनल नॉमिनी प्रोग्राम्स। तो जिस प्रोविंस में आप रहते हो उसी में आप PNP अप्लाई करके PR ले सकते हो। तो जैसे कि मैं ओंटारियो में रहता हूँ तो मैं ओंटारियो की PNP और NIP भी कर सकता हूँ, या फिर मैं जैसे सू सेंट मैरी में रहता हूँ तो सू की भी कर सकता हूँ, रूरल एंड नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो जैसे कि मैं सू में ही रहा हूँ तो मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबमिट करता हूँ RNIP के लिए। तो मेरी पढ़ाई जैसे अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं यहीं पर वो प्रोग्राम अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं, और यहाँ पे सभी प्रोग्राम्स पॉइंट बेस्ड होते हैं, लॉटरी सिस्टम्स ऐसे। तो अगर आपके पॉइंट्स वहाँ तक आते हैं कट ऑफ, तो वो आपको इनविटेशन दे देते हैं, और उसके बाद आपको एक्सप्रेस में अपनी फ़ाइल लगानी है, उसके बाद अपना मेडिकल देना है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाना है, और लो जी आप हो गए PR। जब भी स्टूडेंट इंडिया से आता है तो इंडिया से जो भी एजेंट वगैरह से जहाँ से वो फाइल अप्लाई करवाता है, वो उनको मोस्टली 2 ऑप्शन देता है, या तो उनका GIC अकाउंट स्कोशिया बैंक में अप्लाई करो या फिर ICICI बैंक में। जो कि हम सू सेंट मैरी में यहाँ पर ICICI बैंक की कोई भी ब्रांच नहीं है, जो कि टोरंटो में है, तो इसलिए स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत आती है अगर वो ICICI बैंक में अपना GIC अकाउंट खुलवाता है। सो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर अपना बैंक ऑफ स्कोशिया में GIC अकाउंट खुलवाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से कन्वीनियंट है एवरी स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर थिंग है, जो बैंक ऑफ स्कोशिया है वो आपको $1000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड देती है, जो कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट है यहाँ पर। और अगर स्टूडेंट कोई भी ट्रांजैक्शन करता है वो इजीली नो फी होती है उसकी, कोई भी उसका फीस नहीं लगती है ट्रांजैक्शन। सो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो वो बैंक ऑफ स्कोशिया में अपना GIC अकाउंट खुलवाएं। और उस पर सीन पॉइंट्स भी मिलते हैं, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड पे $1 स्पेंड करते हैं तो उसके 2 सीन पॉइंट्स मिलते हैं, और वो सीन पॉइंट्स आप रिडीम करवा सकते हैं मूवी देखने के लिए, साइनप्लेक्स, पॉपकॉर्न खाने के लिए, या वेंडीज, हार्वेज, बर्गर खाने के लिए। क्रेडिट कार्ड की इम्पोर्टेंस तो बहुत है कनाडा में। आपको कुछ भी लेना हो, जैसे फ़ोन, गाड़ी, कुछ भी लेना हो गाड़ी, तो उसके लिए वो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ किया, टाइम पे कैसे पैसे भरे नहीं भरे, तो उसे वाइजली यूज़ करना चाहिए। और उसकी टाइमली पेमेंट कैसे करते हैं, जिसके भी आपसे आपका क्रेडिट स्कोर बनता है यहाँ पर। और आप कहीं कोई भी जगह में, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो या कोई भी चीज़ लेने जाते हो यहाँ पर, तो सबसे पहले जो वो चीज़ करते हैं वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, जिसके भी आप पे आपका लोन अप्रूव होता है। तो भाई इसके अलावा सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होता है कि कनाडा जाकर आईफोन लेना है, तो भाई उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आते ही आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ लेना है, और वो आपको 0 डाउन पे मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं एप्पल के, और उसके साथ ही आपको नंबर भी मिल जाता है। और इसका अगर आप iPhone 11 से नीचे लेते हो तो मंथली $70 to $80 होते हैं, और अगर आप iPhone 11 Pro या 12 लेते हो तो 120 के आसपास होते हैं, जिसमें आपकी मोबाइल की किस्त भी होती है, और आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो, और साथ में डाटा प्लान्स भी कवर्ड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस लेते हो यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड, और उसमें अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए तो आपको वो नया फ़ोन भी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि रोजर्स, फाइडो, चैटर, वर्जन, बट मेरे को जो सबसे बढ़िया लगा यहाँ पर फाइडो का है, जो कि मेरा $50 का प्लान है। इसमें मेरे को मिलता है 8 GB इंटरनेट एंड 1000 मिनट इंटरनेशनल कॉलिंग, जैसे इंडिया हम कॉल करते हैं, और कनाडा वर्ल्ड वाइड हमें कॉल फ्री होती है इसमें। तो भाई सबसे बड़ी परेशानी लोगों को होती है सोच कर कि कनाडा में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 13%। तो ये 13% कनाडा वाइड नहीं है, यहाँ पे प्रोविंसेस अपना खुद सेलेक्ट करती हैं कि कितना टैक्स लेना है। जैसे क्यूबेक में 2 टैक्स लगते हैं अलग, और ओंटारियो में सिर्फ एक ही है फेडरल टैक्स 13%, और ये भी स्टूडेंट्स को रिटर्न हो जाते हैं पैसे। जैसे कि जब स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम करते हैं 20 घंटे, तो यहाँ पर CRA के मुताबिक, CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है,
जो फाइनेंशियल स्टेटस और सब कुछ टैक्स वगैरह कनाडा में देखते हैं, तो उनके मुताबिक जब भी आप पार्ट टाइम काम करते हो और आपकी इनकम एक साल में $12,400 तक होती है, तो आपके सारे टैक्स रिटर्न हो जाते हैं। और अगर आपको ये रिटर्न चाहिए तो आपको जब भी एक साल हो जाता है कनाडा में आने के बाद, तो आपको अपना टैक्स फाइल करना है। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें काम नहीं मिला तो हमें टैक्स फाइल नहीं करना है, लेकिन फिर भी उन्हें टैक्स फाइल करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया से फ़ीस भर कर आते हैं, जिसके लिए कॉलेज एक सर्टिफिकेट देता है हर साल के बाद मार्च और अप्रैल में, जिसका नाम T2202A होता है, और एक T4 स्लिप्स मिलती हैं अगर आप काम करते हो एम्प्लॉयर से। ये दोनों चीज़ें लेकर आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हो। और इसके बाद आपको एक यहाँ पे प्रोग्राम है, ओंटारियो ट्रिलियम प्रोग्राम, जो सिर्फ ओंटारियो के रेजिडेंट्स या टेम्परेरी रेजिडेंट्स के लिए होता है, जिसमें आपको टैक्स रिटर्न्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप घर की लीज लेते हो, उसमें टैक्स देते हो रेंट के साथ, तो वो भी टैक्स आपको रिटर्न मिलता है। जैसे कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो थोड़े दिन पहले ही मुझे इस साल के लिए अपार्टमेंट से एक रिसिप्ट आई थी रेजिडेंस मैनेजर से टैक्स फाइल करने के लिए। तो उसमें जैसे ही हमने साल का 10,000 रेंट भरा है, तो उसमें से जो बनता टैक्स है $2-3,000 वो भी हमें वापस आएगा। और जो एम्प्लॉयर से काम किया, T4 स्लिप्स, कॉलेज से फीस भरी है, T2202 फॉर्म, ऐसे मिलाकर, और एक स्टूडेंट टैक्स क्रेडिट मिलते हैं वो $5,000 के, और ये कनाडा वाइड हर स्टूडेंट को मिलते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे ही आप वर्क परमिट पे आ जाते हो, तो वो टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाते हैं। उसके लिए या तो आप रिटर्न ले सकते हो CRA से चेक, या फिर अपने टैक्स में क्रेडिट कटा सकते हो। तो आज यही था, और थैंक यू सो मच जगदीप एंड हर्ष हमारे चैनल पे आने के लिए। और आज के इंटरव्यू से आप लोगों को काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए होंगे, बाकी हम रिप्लाई तो कर ही रहे हैं। और थैंक यू सो मच, एंड दोनों के लिए आगे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो इस वीडियो से और ये हेल्पफुल हो। अगर आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड स्टूडेंट इंटरव्यू सीरीज अभी हम और करेंगे सू कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी एंड एल्गोमा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ भी। तो इन केस आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो रह गए हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट वी कवर देम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।